हेलो एवरीवन। आज की कहानी है माँ के कारण बेटे की शादी का जोड़ा बना कफन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन कंचन को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अगर तुम अंशु के बारे में जानना चाहती हो तो वहीं आ जाओ जहाँ तुम हमेशा उस चाय की दुकान पर मिलती थी। उस खत को पढ़ने के बाद कंचन सीधे वहाँ गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कंचन को देखकर चाय वाले ने कहा, अरे बिटिया, महीनों बाद आई हो और अंशु बेटा नहीं आए तुम्हारे साथ। यह सुनकर कंचन अपनी घबराहट और बेचैनी को छिपाते हुए बोली, नहीं काका, मैं अकेली ही आई हूँ। तुम्हारे लिए वही तुम्हारी पसंद की बगैर इलायची वाली अदरक की चाय बना दूँ? चाय वाले ने बड़े अपनेपन से पूछा। नहीं काका, थोड़ी देर से बना देना, अभी रहने दो। ऐसा कहकर कंचन वहीं टपरी के बाहर लकड़ी की बनी पटिया पर बैठ गई। कॉलेज के दिनों में कंचन और अंशु अक्सर यहाँ आते थे। कंचन बिना इलायची की अदरक वाली चाय पिया करती थी और अंशु अदरक इलायची वाली। दोनों चाय पीने के बाद घंटों अपने सुनहरे सपने की कल्पनाओं में खो जाया करते थे। अंशु हमेशा कहता था, कंचन, तुम जानती हो, जब मैं यूपीएससी क्लियर करके एएसपी बनूंगा तो मैं अपने परिवार का पहला एसपी रहूंगा। इस पर कंचन हंसते हुए कहती थी, अरे त्रिपाठी जी, आप तो अपने परिवार के पहले एसपी होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बिरादरी की पहली ग्रेजुएट लड़की और पहली प्रथम दर्जे की सरकारी अफसर रहूंगी। कंचन जैसे ही यह कहती, अंशु उसे छेड़ते हुए कहता था, और त्रिपाठी परिवार की पहली विजेती बहू भी। यह सुनकर कंचन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता था। कंचन को आज भी अंशु से अपनी पहली मुलाकात याद है। पहली बार किसी ने सड़क पर झाड़ू लगाती हुई लड़की से बड़ी इज्जत से कहा था, जरा सुनिए, इस स्ट्रीट में भारद्वाज जी का मकान कौन सा है? कंचन ने हिचकते हुए कहा था, जी, यहाँ से तीसरा, थैंक यू। इतना कहकर अंशु वहां से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया था, लेकिन कंचन का सिर अंशु के प्रति इज्जत से मन ही मन झुक गया था। इस तरह पहली बार कंचन से किसी ने बात की थी, वरना कोई उसे अरे लड़की तो कोई ए कंचन कहकर ही बुलाया करता था। कई तो उसे ऐसी भूखी नजरों से देखते थे जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को देखता है। वैसे कंचन हर रोज सड़क की सफाई करने नहीं जाया करती थी। जब कभी उसकी माँ को कोई काम होता था या वह किसी वजह से काम पर नहीं जा पाती थी, उन्हीं हालत में कंचन अपनी माँ की जगह काम पर जाती थी। कहने को तो कंचन का बाप ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन ऑटो चलाने से ज्यादा वह शराब के नशे में चूर होकर कहीं ना कहीं पड़ा रहता था। दलित तबके के तमके और करीबी से जूझने के बावजूद कंचन की माँ उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी। वह अपनी बेटी को यह नरक जैसी जिंदगी नहीं देना चाहती थी। कंचन भी पढ़ने में तेज थी और वह खुद भी कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसलिए 12वीं क्लास पास करने के बाद उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उस दिन सड़क की सफाई करने के बाद अपनी माँ के लिए दवाएं लेकर जब कंचन घर पहुंची थी तो उसने देखा कि उसके मोहल्ले के इकलौते सरकारी नल के आगे लंबी कतार लगी थी। इतनी बड़ी आबादी वाले मोहल्ले में केवल एक ही नल था। समय पर पानी भरना भी जरूरी था, नहीं तो पानी ही नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में लोग आपस में लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। सरकारी नल के सामने लगी कतार में आधा घंटा खड़े होने के बाद कंचन को पानी मिला। पानी भरने और घर के दूसरे काम निपटाने के बाद कंचन अपनी बीमार माँ को दवा खिलाकर कॉलेज पहुंची थी। कॉलेज में कंचन की ज्यादा सहेलियां नहीं थी, क्योंकि कोई भी एक ऐसी लड़की से दोस्ती करना पसंद नहीं करता जिसकी माँ या वह लड़की खुद सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती हो। इस कॉलेज में कंचन की बस एक ही सहेली थी, सरोज, जिसने कंचन की सारी सच्चाई और उसके घर की हालत को जानते हुए कंचन से दोस्ती की थी। लेकिन उस दिन सरोज भी कॉलेज नहीं आई थी।
कॉलेज में सारे लेक्चरर अटेंड करने के बाद जब कंचन घर के लिए निकली तो कॉलेज के बाहर ही उसे अंशु मिल गया था और उसने पूछा था, अरे आप यहाँ, क्या आप इस कॉलेज में पढ़ती हैं? कंचन अपने कदम बिना रोके ही बोली थी, जी मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, मतलब आप काम भी करती हैं और पढ़ाई भी? अंशु ने हैरान होते हुए कहा था। जवाब में कंचन ने कहा था, मेरी माँ सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती है। किसी वजह से जब वो एक काम पर नहीं जा पाती हैं, तभी मैं उनके बदले काम पर जाती हूँ। ओह, मगर आप पढ़ाई और काम दोनों साथ साथ कैसे कर लेती हैं? यह सुनकर एक पल के लिए कंचन के कदम ठहर गए थे और वह होठों पर थोड़ा व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए बोली थी, गरीबी, जरूरतें और कुछ करने की चाहत इंसान से कुछ भी करा सकती है। इतना कहकर कंचन तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी और कंचन से ऐसा जवाब सुनकर अंशु पल भर के लिए वहीं ठहर गया था। अंशु और कंचन का कॉलेज भले ही एक नहीं था, लेकिन दोनों का कॉलेज रूट एक ही था। कंचन के गर्ल्स कॉलेज से कुछ ही दूर अंशु का बॉयज कॉलेज था और कॉलेज का समय भी एक ही था। इस वजह से वे दोनों अक्सर रास्ते में टकरा जाते थे और उनके बीच बातें होने लगती थी। धीरे धीरे कंचन के दिल में अंशु के प्रति प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे, लेकिन कंचन अपने और अंशु के बीच जो जाति और हैसियत का फासला था उसे भी जानती थी, इसलिए वह अंशु से हमेशा एक दूरी बनाकर रहती थी। इस तरह एक साल बीत गया था। एक दिन जब सरोज कॉलेज पहुंची तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। यह देखकर कंचन ने उससे पूछा था, अरे तुझे क्या हुआ, तेरी आंखें ऐसी क्यों लग रही है? इस पर कंचन के गले लगकर सरोज फूट फूट कर रोने लगी थी। कंचन उसे शांत कराते हुए बोली थी, बात क्या है, कुछ तो बता, या यूं ही रोती रहेगी? इस पर सरोज सिसकियां भरते हुए बोली थी, इस हफ्ते मेरी सगाई है और अगले महीने शादी। यह सुनकर कंचन हैरानी से बोली थी, और तेरी पढ़ाई का क्या होगा? पापा कह रहे हैं कि अब जो करना है अपने ससुराल में जाकर ही करना, सरोज रोते हुए बोली थी। इधर कंचन अपनी पक्की सहेली सरोज की शादी और उसकी पढ़ाई को लेकर परेशान थी। उधर अंशु का दिल भी कंचन के लिए धड़कने लगा था, जिसे छिपा पाना अब अंशु के लिए मुश्किल हो गया था। इसी बीच एक दिन सरोज अपनी शादी से 15 दिन पहले कॉलेज में अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। वह कंचन से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोली थी, मैं तुझे अपनी शादी में नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि पापा ने तुझे शादी में बुलाने से मना किया है। यह सुनकर कंचन को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी इकलौती सहेली की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी, लेकिन उसे जरा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वह जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव और लोगों का अपने प्रति इस तरह का बर्ताव बचपन से झेलती आई थी। अब तो वह इसकी आदी हो चुकी थी। सरोज की शादी हो गई और कंचन अकेली रह गई। ऐसे समय में अंशु बना कंचन का साथी और फिर यही साथी कंचन का हमसफर बनने का भी दम भरने लगा था। धीरे धीरे कंचन को भी अंशु पर यकीन होने लगा था और वे दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। कंचन पटिया पर बैठी टकी टक लगाए आसमान को देखती यही सब सोच रही थी। रह रह कर उसके मन में बस यही सवाल आ रहा था कि अंशु सही सलामत तो होगा ना, और यह खत उसे किसने भेजा होगा। जिसने भी भेजा है वह खुद अब तक क्यों नहीं आया। थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम देने और यूपीएससी इम्तिहान की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद अंशु दिल्ली से कानपुर अपने घर चला गया था, लेकिन उसके बाद ना कभी वह कानपुर से लौटा और ना ही कभी उसका कोई फोन आया। कंचन ने अंशु के कुछ दोस्तों और उसके रूममेट से जानने की कोशिश की थी कि आखिर अंशु है कहाँ, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कंचन ने कई बार उसे फोन भी किया, पर हर बार अंशु का फोन स्विच ऑफ ही बताता था।
कंचन पूरी तरह से निराश हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे अंशु और अपने प्यार पर पूरा यकीन था। उसे यह भी यकीनन था कि अंशु उसे इस तरह अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वह जरूर लौटेगा। अचानक 6 महीने के बाद कंचन को यह गुमनाम खत मिला। तभी तो खत पढ़ते ही यहाँ दौड़ी चली आई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली लड़की किसी ऊंचे खानदान की बहू बन सकती है, या फिर यह लगता है कि अंशु पूरे परिवार से बगावत करके अपने घर की इज्जत ताक पर रख कर तुमसे शादी कर लेगा? अगर ऐसा कोई भी विचार तुम्हारे मन में है तो अंशु का यह खत पढ़ लो। अब वह कभी भी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आएगा। इतना कहकर उस औरत ने खत कंचन की ओर बढ़ा दिया। कंचन कपकपाते हाथों से वह खत खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर दो कंचन, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने माता पिता का दिल दुखाकर तुम्हें खुशी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी माँ अपनी जान दे देगी। मैं अपनी माँ की मौत की वजह नहीं बनना चाहता। तुम अपना ध्यान रखना। यूपीएससी की तैयारी मन लगाकर करना। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी आईएएस साबित करोगी। किसी काबिल लड़के से तय शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ जाना। खत पढ़ते हुए कंचन की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। आंसुओं से खत भी भीग गया। कंचन के खत पढ़ने के बाद वह औरत बोली, मस्त रोना बंद करो और आंसू को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इतना कहकर जब वह औरत मुड़कर अपनी कार की तरफ जाने लगी, कंचन ने पीछे से आवाज लगाई, शालिनी दीदी। इतना सुनकर उस औरत के कदम थम गए और वह पीछे मुड़ी। वह कुछ कहती इससे पहले कंचन बोली, मैं आपको पहचान गई हूँ दीदी। मैंने जरूर आपको कभी नहीं देखा, लेकिन जिस तरह अंशु के शब्दों से बातों से आप मेरी आकृति पहचान गई, ठीक वैसे ही मैंने भी आपकी छवि पाली। यहाँ से जाने से पहले बस इतना बता दीजिए कि अंशु कैसे हैं और कहाँ हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करूँगी। कंचन के इतना कहते ही शालिनी की आंखें भर आई और वह लंबी सांस लेते हुए बोली, कंचन, सच तो यह है कि अंशु तुमसे बेइंतहा प्यार करता था और तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताया तो वह दोनों ही इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। मम्मी ने अंशु को धमकी दी कि अगर वह तुमसे शादी करेगा तो वह अपनी जान दे देंगी। हार कर अंशु ने मम्मी से वादा किया कि ना तो वह तुमसे बात करेगा और ना शादी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अंशु के वादा करते ही मम्मी पापा ने उससे बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी। अंशु इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मम्मी ने जिद पकड़ ली और अंशु शादी के लिए मान गया। शादी के ठीक एक रात पहले अंशु ने मुझे यह चिट्ठी दी और कहा कि मैं यह चिट्ठी तुम तक पहुंचा दूं। मुझे नहीं पता था कि उसकी शादी का जोड़ा उसका कफन बन जाएगा और शादी का जश्न मातम में बदल जाएगा। अंशु ने इस बेरहम दुनिया को अलविदा कहने के लिए अपनी ही शादी का दिन चुना। बारात निकलने से पहले अंशु ने जहर खा लिया और लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। इतना कहकर शालिनी तेज कदमों से चलकर कार में जा बैठी और वहां से चली गई। कंचन जिंदा लाश सी वहीं खड़ी रही। मैडम जी, आपकी अदरक इलायची वाली चाय। ऑफिस बॉय के ऐसा कहने पर कंचन की तंद्रा भंग हुई। आज पूरे 7 साल के बाद कंचन फिर उसी शहर में थी जहां से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और आज वह एसपी बन गई है। अंशु आज भी कंचन के दिल में उसकी धड़कन बनकर जिंदा है और वह अपनी जिंदगी के रास्ते पर बिना किसी हमराही के अकेले चल रही है।